नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीएचएसएल का 4 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें आपके जीके के पूछे गए 25 में से लगभग सारे सवाल मिल चुके हैं। लास्ट में 1-2 सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता देना जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो इस शिफ्ट में पूछे गए सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले हैं, और जो भी सवाल होंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ नाइट को मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए। ये सभी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल कंटिन्यू करो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। यानी सभी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो एक ही पास में। यदि इसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो एग्जाम में आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आपके सेकंड शिफ्ट में जीके के सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल देखने वाले हैं। देखिएगा, पहला सवाल, एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो एचडीएफसी बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन से सवाल आता है तो आप कहेंगे वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है। और बात करूं यहाँ पर चेयरमैन के, एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन है वो है दोस्तों अतानु चक्रवर्ती। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं अन्य बैंक के भी सीईओ, जैसे कि आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसी बैंक के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन है श्री दिनेश कुमार खारा। कोटक बैंक के जो वाइस चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आपके उदय कोटक हो जाएंगे। जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डी गुप्ता है कोटक बैंक की। अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर 2021 तक ओलंपिक इतिहास में भारत ने किस स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, तो किस खेल में भारत के सबसे ज्यादा मेडल हैं अभी तक? तो बात करूं फील्ड हॉकी हो जाएगी। ठीक है, ये 2020 था। तो फील्ड हॉकी में भारत के टोटल 11 मेडल हैं। सर्वाधिक गोल्ड भी इसी में ही है, 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। और सेकेंड है तो वो रेसलिंग में सबसे अधिक मेडल हैं। और हॉकी में भारत ने 6 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है। 1928 से 1956 के बीच में जो ओलंपिक हुआ है, 6 ओलंपिक में लगातार सक्सेसिव गोल्ड मेडल हॉकी में भारत ने विन किए हैं। इसी प्रकार टोटल 8 गोल्ड है हॉकी में, 11 मेडल हो जाएंगे जो कि सर्वाधिक है। भारत ने सबसे पहली बार किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है? तो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, जिसमें एकमात्र खिलाड़ी जिनका नाम है नारमन पिर्जार्ड, ये एंग्लो इंडियन थे। इनके साथ भारत ने भाग लिया था, जिसने एथलेटिक्स में, यानी नारमन पिर्जार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक भी जीते थे। तो भारत ने पहली बार 1900 में सिर्फ एक इंडिविजुअल खिलाड़ी ने भाग लिया था। बाकी टीम की बात करूं, फर्स्ट टीम जो भेजी गई है वो समर ओलंपिक हुआ था 1920 में। तो 1920 के ओलंपिक में भारत में पहली बार टीम में पार्टिसिपेट किया है, यानी टीम भेजी गई है। और भारत का जो फर्स्ट गोल्ड है ओलंपिक का, तो इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड आया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। फील्ड हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता था। इसी प्रकार भारत के टोटल अभी गोल्ड मेडल की बात करूँ तो 9 गोल्ड हैं, जिसमें आपके 8 हॉकी हैं। अब ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो ये चल ही रहा है। तो 9 गोल्ड मेडल हैं, 8 हॉकी के हैं, 1 शूटिंग के हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं, 12 ब्रॉन्ज, यानी अब तक टोटल 28 मेडल हैं। ये टोक्यो ओलंपिक से पहले के डाटा की बता रहा हूँ। अभिनव बिंद्रा हैं, इन्होंने 2008 के जो शूटिंग में बात हो रही है, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। बाकी 8 हॉकी के हैं। और इंडिया जो फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता है ओलंपिक में, सिर्फ एक इंडिविजुअल ओलंपिक में 1952 में भारत ने हेलेंस्की में काशावा जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ये इंडिविजुअल में है, टीम की बात ना करके। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में। ठीक है, ये ओलंपिक के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं, तो इसको थोड़ा देखिएगा, उसके बाद सवाल देखते हैं। और अभी 2018 के जो विंटर ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ पर हुए? साउथ कोरिया में हुए हैं। और पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में। और 2020 में समर ओलंपिक है, ये टोक्यो जापान में। ये पहली बार है जब ओलंपिक खेलों को रद्द करने के बजाय स्थगित और पूर्ण निर्धारित किया गया, जो अभी
चल रहे हैं। 2024 में जो समर ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में होंगे और 2028 के समर ओलंपिक हैं लॉस एंजल्स में होने वाले हैं जो कैलिफोर्निया यूएस में हैं। और भारत ने लंदन, सबसे देखिए सवाल आ जाए, भारत ने किस ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीते? तो लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, उसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। अगला सवाल देखिएगा, वर्मन वंश ने कहाँ पर शासन किया था? वर्मन वंश की बात करें तो कामरूप जो असम में है, पहले राज्य था असम से पहले, तो वर्मन वंश ने कामरूप जो जगह है असम में है वहाँ पर, अभी तो ये एकमात्र जिला रह गया है, तो वर्मन वंश ने, जिसका अंतिम शासक वर्मन वंश का था भास्कर वर्मन, ठीक है, ये कामरूप के वर्मन राजवंश के शासकों में सबसे अंतिम थे। और इस वंश के जो स्थापना की है वो पुष्य वर्मन ने की है और इसकी जो कैपिटल है वर्मन वंश की वो थी दोस्तों प्रयाग ज्योतिषपुरा, यानी प्रयाग ज्योतिषपुरा हो जाएगी। कामरूप असम में इन्होंने शासन किया था। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो उनकी सलाह के अनुसार, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं इनकी सहायता करते हैं ये, तो ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 74(1) में आपको ये वर्णन मिलने वाला है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 74(1) में ये संशोधन किया गया कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए एक तरीके से कह सकते हो बाध्य कर दिया गया था। सो यहाँ पर बदलाव किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये बाध्यता को हटाने के लिए आर्टिकल 74(1) में ये व्यवस्था की गई थी, 44वें संशोधन हुआ कि यदि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा कोई सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है मंत्री परिषद को, लेकिन लास्ट में 2 सेकेंड आपकी पुनर्विचार करके सलाह दी जाएगी, वो तो माननी ही पड़ेगी। अब देखिए अनुच्छेद 74 की बात हो रही, तो एक आर्टिकल 74 ख या फिर 2 भी आप कह सकते हो। इसमें क्या है? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, यदि दी है या फिर नहीं दी है, ये भी जांच नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 74(2) कहता है। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? तो डाउन सिंड्रोम है जेनेटिक यानी आनुवांशिक रोग हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम है ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण ऐसा ये हो जाता है, डाउन सिंड्रोम रोग कह सकते हो। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति युवा वयस्क का जो औसत आईक्यू लेवल रहता है वो 50 के आसपास रहता है, तो काफ़ी कम रहता है आईक्यू लेवल। जो 8 वर्ष के बच्चा है उनका आईक्यू लेवल के इक्वल रहता है डाउन सिंड्रोम वाले, वैसे एवरेज है जो 100+ ही आईक्यू लेवल रहता है, लेकिन इनका 50 हो जाएगा। अभी एक टर्नर सिंड्रोम का भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो 45X, यानी इसमें एक गुणसूत्र कम होता है 45X या फिर 45X0 भी इसे कह सकते हो। अगला सवाल देखिएगा, व्हाइट और ब्लैक कलर की जो जैकेट है जिसे मिर्जाई और बांडी जैकेट कहा जाता है वो किस क्षेत्र की है? तो मिर्जाई एंड बांडी जैकेट जो व्हाइट ब्लैक कलर की जैकेट है ये मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र के यानी मध्य प्रदेश जोन की जैकेट हो जाएगी। राजस्थान से किस नदी का उद्गम होता है? ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए थे बनास, नर्मदा, चंबल। तो बनास नदी का उद्गम है वो राजस्थान से ही होता है। राजस्थान में जो राजसमंद जिला है वहाँ के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास जो खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं वहीं से बनास नदी का उद्गम होता है। और बनास एक ऐसी नदी है जो पूरे राजस्थान में, एक ऐसी नदी संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही अपना पूरा करती है। अब ऑप्शन में चंबल नदी भी था, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जो विंध्याचल रेंज है, जानापाव की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। नर्मदा का उद्गम भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, तो ये भी मध्य प्रदेश की हो जाएगी। बाकी लूणी है और ये आपकी बनास हो गई, ये राजस्थान से निकलती है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट है और हाफ H2 यानी हेमीहाइड्रेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अगला सवाल, किस खोज हेतु हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 दिया गया था? एज इट इज सवाल एनटीपीसी में आया था, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु। और एनटीपीसी में जो भी टॉपिक वाइज सवाल पूछे गए रिपीट हुए थे वो टॉपिक की पीडीएफ फाइल आप toptrendinggk.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी सवाल यहाँ से भी आपको रिपीट होने को मिल रहे हैं, 3500 सवाल है टोटल उसमें। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया है इन तीनों वैज्ञानिकों को जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज है। अब जो 2020 में नोबेल प्राइज मिले हैं सभी क्षेत्रों का देख लीजिएगा, जैसे कि फिजिक्स का किसे दिया गया है, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज किस हेतु पूछ लें तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए ये पुरस्कार है। एंड्रिया गेज
रेनहार्ड गेंजल और रोजर पेनरोज को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करें तो ये 2020 में दिया गया है। एमेनुअल चैरपेंटर और जेनिफर एडोडना को दिया गया है। किस हेतु दिया गया है? तो इन्होंने क्रिस्पर Cas9 आणविक कैंची हैं ये विकसित करने के लिए सफलता हासिल की है। तो 2020 का नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का दिया गया है ये इन दोनों को दिया गया है। और जो आपके हो गया मेडिसिन का तो आ ही गया है, हार्वे जे ऑल्टर वाला। और बात करूं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 में किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 है लुइस गल्लुक को मिला है। नोबेल पीस प्राइज यानी जो शांति का नोबेल प्राइज 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज ये भी एनटीपीसी में आया था। तो पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन को किस हेतु दिया गया, इस प्रकार पूछ लें तो वाणिज्यिक नीलामी है, तो नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 में इन दोनों को। अगला सवाल देखिएगा, 2020 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो बात हूँ मैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की 1977 से कंटिन्यू ये इंग्लैंड में हो रही है। चाहे आपको 2020 का पूछ ले, 19 का पूछे, 21 का पूछे, तो वो इंग्लैंड ही आंसर होने वाला है। इंग्लैंड में भी ये कहाँ पर होती है? तो दोस्तों ये होती है क्रूसिबल थिएटर है जो कि शेफील्ड इंग्लैंड में स्थित है। ये इसी स्थान पर ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हो रही है 1977 से प्रति वर्ष है। और 2020 में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 के बीच में हुई है, जिसमें चैंपियन कौन रहा है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में? तो रोनी ओ सुलिवन है, ये इंग्लैंड के हैं, यही चैंपियन रहे हैं 2020 में। और 2021 की जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है इनमें से चैंपियन कौन रहे हैं? तो ये मई 2021 को खत्म हुई है। मार्क शेल भी आपको याद रखना, ये भी इंग्लैंड से। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 में चैंपियन मार्क शेल भी जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जो सूचकांक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये यूएस आधारित जो फाउंडेशन है इसके द्वारा प्रतिवर्ष इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये पब्लिश होता है। तो 2021 में टॉप ये देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी हो चुका है। तो टॉप किन्होंने किया, फर्स्ट रैंक किस देश की रही? तो सिंगापुर है, वो फर्स्ट कर गया है। और बात करूं भारत की रैंक क्या रही है ग्लोबली, तो वैश्विक भारत की रैंक रही है 121वीं। स्पेशली एशिया पैसिफिक की बात करें तो एशिया पैसिफिक में भारत की रैंक रही है 26वीं आउट ऑफ 40 देशों में से। और 2021 में भारत की रैंक 121वीं रही है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, अब देखिए 2020 में ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, जो एनुअल रिपोर्ट है कनाडा के फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें भारत की रैंक 105वीं रही थी। 2020-21 के लिए मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो मूंगफली का आपको पूछा है एमएसपी न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि 2020-21 की बात करें तो 5,275 क्विंटल रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। और 2021-22 में भी जून 2021 में ये डाटा आ चुका कि 2021-22 में मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य तो वो है दोस्तों 5,550 रुपये प्रति क्विंटल है। और 2020-21 में इससे पहले 5,275 रुपये प्रति क्विंटल है। अभी आप ये पूरा डाटा देख सकते हो, आप पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एनुअल शिप के लिए रबी और जो खरीफ की फसलें हैं, जैसे कि खरीफ की फसलों में आपकी पैडी हो गया, ठीक है, तो पैडी का जो एक तो कॉमन रहता है, एक इसमें ग्रेड ए रहता है। ये एमएसपी 2020-21 के 1,868 है। और 2021-22 में पैडी की जो एमएसपी धान की है वो 1,940 है। और कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये भी एग्जाम आ जाता तो 72 रुपये का हुआ है। और ग्रेड ए में भी 72 का हुआ है, 1888 था तो ये 1960 हो गया। ज्वार की बात करूं तो ज्वार में आपके 2,620 रुपये था 2020-21 में, 21-22 में 2,738 है। तो 620, 738 यानी 118 रुपये का इंक्रीमेंट है। और ज्वार भी दो किस्में हाइब्रिड हो जाएगा। और आपकी मालडांडी बाजरा की बात करें तो 2,150 था, अभी वर्तमान में 2,250 है। तो ये इससे पहले 2020-21 में कितना था, अभी 21-22 में रागी हो गया। मेज है, तूर है, मूंग का भी आपको याद रखना है, उड़द है। इसके अलावा आपके ग्राउंडनट जो आपको पूछ लिया यहाँ पर 5,275 था पिछले वर्ष, अब की बार 5,550 है। सनफ्लावर का हो गया, सोयाबीन है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, खरीफ के हैं। अब रबी फसल का 2021-22 का डाटा नहीं आया अभी तक। 2020-21 का जो रबी फसल की बात करूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो जो गेहूं है वीट का है 1975 रुपये प्रति क्विंटल। इसी प्रकार बरेली का हो जाएगा, मसूर का कितना है, जूट का है। और ये सभी आपको मस्टर्ड वगैरह का, देखिए मस्टर्ड का एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, 4,650 रुपये प्रति क्विंटल। एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी यदि लैगून झील का स्पेशली पूछा है तो ये चिल्का लेक हो जाएगी। ठीक है, भारत में
में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, लार्जेस्ट इनलैंड है, लेगुन की न बात करके इनलैंड की पूछ ले तो सांभर झील हो जाएगी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी। बाकी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है वो यहाँ पर चिल्का झील है, जो एक लेगुन झील भी है। तो ये चिल्का झील तटीय है, इनलैंड के केस में आपकी हो जाएगी सांभर झील है। तो आपको लेगुन झील पूछा, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी, तो लेक चिल्का है। आपको ये पूछ ले कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो यानी मीठे पानी की झील है, आयतन की दृष्टि से बैकाल झील है जो कि रशिया में आ जाती है। तो साइबेरिया जो रशिया है वहीं पर ये एशिया के क्षेत्र में ही है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी एशिया की है आयतन के अकॉर्डिंग। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, ठीक है, वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये मिशिगन ह्यूरन झील है। यदि झील ह्यूरन और मिशिगन झील दो अलग अलग झीलें मानी जाती हैं तो उस केस में जो झील सुपीरियर है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाती है वर्ल्ड वाइड। कौन सा वाशिंग सोडा का गुण नहीं है, तो वाशिंग सोडा है धावन सोडा है। इसका गुण है कौन सा, तो ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय है, इसका जलीय विलयन होता है, शायद ये ऑप्शन मिला होगा आपको। ये गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग करके सोडा ऐश बनाता है। देखिए सोडा ऐश का मतलब है जैसे कि इसका रासायनिक नाम है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें जल के अणु कितने होते हैं 10 होते हैं। यदि आप इनको 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो ये Na2CO3 अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा, तो Na2CO3 है, सोडा ऐश कह सकते हो इसको। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, रासायनिक नाम हो गया। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा या फिर धावन सोडा है और इसकी pH वैल्यू 11.6 हो जाएगी, नहीं ये क्षारीय है। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था, एनटीपीसी में आ चुका है, सारे आपको बहुत बार बताया हुआ भी है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था इब्न बतूता। एग्जाम में सवाल आता है ये कहाँ के यात्री थे, तो मोरक्को का यात्री था। अब एग्जाम में ये भी पूछा हुआ कि अल बरूनी है वो किसके साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे 11वीं सदी में। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा, अल बरूनी महमूद गजनवी। अल बरूनी का जन्म है आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित है, ख्वारिज्म में हुआ था। उन्होंने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी। मैगस्थनीज है ये यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए थे। मैगस्थनीज है चंद्रगुप्त के दरबार में। चीनी यात्री फाइयान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फाइयान है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। सिंह जो एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था ये नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहे थे। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो वेनिस का यात्री था। ह्वेनसांग है ये 7वीं सदी में भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाइयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री फाइयान भारत सन 402 में आया था। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया हरिपथ मोबाइल ऐप है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हरिपथ मोबाइल ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय है। रोड परिवहन सड़क राजमार्ग और रोड परिवहन वाला जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, तो इनके मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो गडकरी के द्वारा ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए आपको पूछ लें हरिपथ मोबाइल ऐप है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, तो राजमार्ग है इनके किनारे जो वृक्षारोपण है उनकी निगरानी के लिए अगस्त 2020 में ये हरिपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। कंप्यूटर में विंडो मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आप विंडो की लोगो की रहती है ना, जिसमें इस प्रकार विंडो का सिंबल रहता है, तो विंडो की के साथ यदि आप डाउन एरो नेविगेशन में डाउन एरो की प्रेस करेंगे उस केस में आपकी ओपन विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो की के साथ अप एरो है, वापस दोबारा उसको खोलने के लिए मैक्सिमाइज या बड़ा करने के लिए अप एरो विंडो की के साथ आप प्रेस करेंगे। विंडो लोगो की के साथ यदि आप डी क्लिक करते हो, ठीक है, विंडो लोगो की और डी, तो डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप हो जाएगा। पूरा डेस्कटॉप है उसको हाइड करना या फिर डिस्प्ले करना। कोरल ड्रो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो कोरल ड्रो है ये आपके ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है जिसको डेवलप किया है कोरेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, सभी को पता होगा, एनटीपीसी में बता चुका हूँ ये। तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर बोला जाता है, पेरिहेलियन बोला जाता है। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे नज़दीक है, न्यूनतम दूरी है, वह बिंदु कहलाता है पेरिहेलियन उपसौर है, जो कि पड़ता है ये दिन 3 या फिर 4 जनवरी को। एक होता है यहाँ पर एपिहेलियन जो कि अपसौर है, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है, तो सबसे दूर है वो अपसौर है, 4 जुलाई को पड़ता है।
तो पेरीहेलियन से याद रखिएगा, पेरी यानी पास में है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला सवाल देखिएगा, हु इज़ द यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा के सबसे युवा स्पीकर कौन है? तो जीएमसी बाल योगी हैं, ये 12वें स्पीकर थे लोकसभा के, 1998 से 2002 तक रहे हैं सबसे युवा स्पीकर। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के सांसद, युवा सांसद है वो चंद्रानी मुर्मू हैं, ये आपके हो जाएगी उड़ीसा से हैं। भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए? तो 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, दिल्ली में हुए थे, ठीक है। एनटीपीसी एग्जाम एक सवाल आया था कि सबसे ज़्यादा 5 बार कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने वाला देश कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया में 5 बार, 1938, 62, 82, 6 और 18 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। कनाडा में 4 बार, प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। न्यूजीलैंड में 3 बार, 2022 में ये राष्ट्रमंडल खेल हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले हैं। अगला सवाल, मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर इन यूके, जो 2019 में अवार्ड किसे दिया गया? 19 का सीए पूछ लिया करंट अफेयर्स, मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर इन यूके संजय कपूर को यह अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, बोधिसत्व पद्म पानी पेंटिंग कौन सी अजंता गुफा में चित्रित है? कौन से नंबर की अजंता गुफा में ये पद्मा पानी पेंटिंग है ये चित्रित मिलेगी? तो केव फर्स्ट है। तो एलोरा एवं अजंता की गुफाओं को 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इन देखिए, अजंता गुफा से एक एनटीपीसी में सवाल आया था कि अजंता गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकला? तो भित्ति चित्र यहाँ पर मिलेंगे, मुराल, जिसे कि टेम्पेरा बोला जाता है, तो इसका चित्रण है। ऐसा चित्र जो दीवारों पर बनाया गया है वो भित्ति चित्र हो जाएगा। अधिकांश चित्रों में बुद्ध और बुद्ध के जीवन के चरणों से जुड़ी जातक कथाओं का यहाँ पर वर्णन आपको देखने को मिलता है। कहानियां हैं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट है अजंता गुफाओं में। और आपको कमेंट करके बताना है, अब की बार एनटीपीसी में अभी जस्ट सवाल पूछा गया है, जो एलोरा गुफाएं हैं उसमें टोटल कितनी नंबर्स ऑफ केव्स हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर सर्च भी कर लेना यदि पता नहीं है। अगला सवाल, जो 2 सवाल में मैंने कहा थोड़ा सा डाउट है लास्ट में, वैसे 25 के 25 मिल ही गए हैं। ये 2 एग्जैक्ट क्या सवाल है कमेंट करके बताना, जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था सेकंड सेट में। एक इस टाइप से पूछा गया, भारत ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर वेपन का उपयोग नहीं करने के लिए, परमाणु बम वगैरह की रोकथाम के लिए कोई संधि की गई है? एग्जैक्ट क्या था कमेंट करके बताना। ये अमेरिका के साथ वाला हो सकता है। और एक लिथोजेनिक्स करके कुछ चट्टान दे रखी थी, वो किस प्रकार की आग्नेय सेडिमेंट है या फिर कैसी चट्टान है? ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला कैसी फॉर्म था, तो कमेंट करके बताना क्या इसमें एग्जैक्ट सवाल पूछे गए थे। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, या फिर बात करूँ तो थर्ड सेट में अपन देखेंगे तीसरी पारी में जो 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।